तो उत्तराखंड स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में 2140 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 88 लोगों की जान गई है। 24 घंटे के अंदर 6331 मरीज, 41 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। संक्रमण की बेकाबू रफ्तार, हालांकि बेहतर यह है कि अब इस दरमियान काफी जो संक्रमण मरीजों की संख्या में वो कमी जरूर है। चौबीस घंटे के अंदर कोरोना के 2146 नए मामले सामने आए हैं। अगर हम मौत के आंकड़े की बात करें तो 88 लोगों ने संक्रमण से अपनी जान भी गंवाई है। 6341 मरीज स्वस्थ हुए हैं। बेकाबू रफ्तार प्रदेश के अंदर कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्थिति बेहतर है, लेकिन अभी भी संक्रमण की रफ्तार जितनी कम होनी चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 2000 से ज्यादा मामले पूरे प्रदेश के अंदर सामने आए हैं। तो 24 घंटे के अंदर 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 88 लोगों ने जान भी गंवाई है। 6341 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोरोना का बढ़ता कहर, पर्वतीय क्षेत्र में और पहाड़ी क्षेत्र में संक्रमण की रफ्तार बेकाबू यहां देखने को मिली। गांव के अंदर संक्रमण मरीज ज्यादा सामने आए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ गए हैं रामगोपाल। रामगोपाल, 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 88 लोगों की जान भी गई है, लेकिन बेहतर पहले से काफी स्थिति है। और ज्यादा जानकारी बताएं रामगोपाल जी। तो भी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना के साथ साथ में जो ब्लैक फंगस है वो अपने पैर पसार चुका है, तो इसी को देखते हुए आज कैबिनेट में बैठक भी की गई है। बैठक में जो तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, तो वो यानी कि जितने भी आप सचिवालय में जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके साथ में जो चर्चा हुई है। और साथ में ब्लैक फंगस जैसी जो बीमारी यानी कि महामारी जिस तरीके से घोषित की हुई है, उसको रोकने के लिए तमाम जो चर्चाएं वो की गई है। और साथ में इस तरीके से प्रदेश को 15,000 के लगभग ब्लैक फंगस से संबंधित जो इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं, वो भी एक बड़ी राहत की खबर है। सुरभि, रामगोपाल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे देहरादून की ही, जहां प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के भी मरीज। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 150 के पार। ब्लैक फंगस से 14 मरीजों की हो चुकी है मौत। राज्य को मिले हैं कुल 15,000 इंजेक्शन। तो ब्लैक फंगस से भी अब देहरादून का बुरा हाल है। प्रदेश में लगातार ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम कुल संक्रमितों की बात करें ब्लैक फंगस की, तो 150 के पार पहुंच चुका है ये आंकड़ा। 14 मरीजों की जान गई है प्रदेश के अंदर और कुल राज्य को अब 15,000 इंजेक्शन मिल गए हैं। तो एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ ब्लैक फंगस। पूरा देश इस वक्त दो महामारी के चपेट में। ब्लैक फंगस के भी मामले लगातार बढ़ रही हैं। कोरोना के भी मामलों में कहीं ना कहीं कमी तो है, पर ब्लैक फंगस ने लोगों की चिंता, प्रदेश के लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। तो अगली खबर कुमनगरी यानी कि हरिद्वार से, जहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एलोपैथिक डॉक्टर के समर्थन में उतरकर बाबा रामदेव के खिलाफ पतंजलि फेज 1 पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया है और बाबा रामदेव के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव के विवादित बयान और IMA का विवाद किसी से छिपा नहीं है। हर दिन इसमें एक नया मोड़ दिखता हुआ नजर आ रहा है। बाबा रामदेव की बीजेपी से नजदीकियां
जग जाहिर है, जिस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन कर अभियान शुरू कर दिया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित बुल्लर का कहना है कि कोरोना काल में बहुत से डॉक्टर और नर्सों की मृत्यु लोगों की सेवा करते हुई है, परंतु आज बाबा रामदेव सफेद झूठ बोलकर इन डॉक्टरों का अपमान कर रहे हैं। ये डॉक्टर कोरोना योद्धा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि बाबा रामदेव को तुरंत माफी मांगनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजना चाहिए। तो बाबा रामदेव के खिलाफ अब विरोध के सुर प्रदेश में भी उठने लगे हैं। तो हरिद्वार के अंदर अब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एलोपैथिक डॉक्टर के समर्थन में उतरकर बाबा रामदेव के खिलाफ पतंजलि फेज 1 पर इकट्ठा होकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। बाबा रामदेव के खिलाफ इस दरमियान नारेबाजी भी की गई। बाबा रामदेव के विवादित बयान और IMA का विवाद, बता दें आपको कि किसी से ये छुपा भी नहीं है, ये अब जग जाहिर है। हर दिन इस मामले में एक नया मोड़ आता दिख रहा है। बाबा रामदेव की बीजेपी से नजदीकियां भी जग जाहिर हो चुकी है, जिस पर अब राजनीति भी गर्मा चुकी है। राजनीति का दौर भी शुरू हो गया है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन कर अभियान की शुरुआत भी कर दी। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित बुल्लर का कहना है कि कोरोना काल में बहुत से डॉक्टर और नर्सों की जान गई, लोगों की सेवा करते हुए अपनी जान को गंवाई, लेकिन आज बाबा रामदेव सफेद झूठ बोलकर इन डॉक्टरों का अपमान कर रहे हैं। ये लाला रामदेव डॉक्टरों का अपमान कर रहा है, जो फ्रंटलाइन वॉरियर हैं, जो हमें बचाने का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ अपशब्द बोल रहा है सिर्फ अपना बिजनेस चलाने के लिए। लोगों को भ्रमित कर रहा है आयुर्वेद के नाम पे। हम आयुर्वेद के साथ हैं, पर बाबा रामदेव इसके लाला रामदेव के खिलाफ है। जो ये इसने शिखंड रचा है, जो इसने साजिश रची है इस जनता को गुमराह करने की, जनता को 1-1.5 महीने इस टॉपिक से भटकाने की, ये एक मिलीजुली इनकी साजिश है सरकार की और रामदेव की कि मैं डॉक्टरों के खिलाफ बोलूंगा। 1-1.5 महीने तक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बिकाऊ मीडिया वो दिखाती रहेगी और जो है टीकाकरण पे, राहत सामग्री पे, लोगों की मदद पे, लोगों की मौतों पे, जो लोगों की मौतें हो रही हैं उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमारे संवेदनहीन ये रामदेव जो नरेंद्र मोदी जी के एजेंट हैं, ये सफेद झूठ बोल रहे हैं, ये बदनाम करने का काम कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स को, कोरोना योद्धाओं को, और इन्होंने बार बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे पूरे देश की जनता आहत हुई है। हम मांग करते हैं कि इनको तत्काल माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेल में भेजा जाना चाहिए। तो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने ब्लैक फंगस के इंजेक्शन उपलब्ध न होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि ब्लैक फंगस के इंजेक्शन देहरादून पहुंच गए हैं, लेकिन हल्द्वानी नहीं, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों का संकट खड़ा हो गया है, साथ ही आर्थिक संकट भी खड़ा होने लगा है, लिहाजा हर मरीज ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं खरीद पा रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने ब्लैक फंगस के इंजेक्शन उपलब्ध न होने को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि ब्लैक फंगस देहरादून के अंदर इंजेक्शन की कमी देखी जा रही है। हालांकि ब्लैक फंगस के इंजेक्शन देहरादून तो पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक हल्द्वानी को ब्लैक फंगस से का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता मुकेश जुड़ गए हैं। मुकेश, एक और कोरोना महामारी, दूसरी ओर ब्लैक फंगस के भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से ब्लैक फंगस से लड़ने का इंजेक्शन ही लोगों को नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली है। मुकेश जी सर, ये बताना चाहूंगा, नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सीधे आरोप लगाया कि स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह चरमरा गई है, स्वास्थ्य सेवा को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर नहीं है। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल अगर सरकार पहले ही महत्वपूर्ण कदम उठाती तो इस तरह की महामारी नहीं फैलती। हालांकि उन्होंने जो इस समय जो महामारी फैली है
ब्लड फंक्शन, तो उसको भी लेकर उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने सारे सरकार से कहा कि इस तरह के इंजेक्शन नहीं है जिससे हम निपटा जा सके। जी हेलो। बिल्कुल मुकेश, हेलो। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत खराब हैं, बिल्कुल चरमराई हुई हैं। आज भी ब्लैक फंगस के इंजेक्शन देहरादून आ गए, यहाँ नहीं आए हैं, और उसे लाने की भी चिंता नहीं कर रही, जबकि उसका पेमेंट मरीज कर रहा है। और ये भी कठिनाई आ रही है कि बहुत सारे मरीज उतने पैसे नहीं खर्च कर सकते। कम से कम सामान्य हॉस्पिटल भी 10,000 रुपये प्रतिदिन खर्च होता है। तो अच्छे खासे लोग जो मध्यम श्रेणी के, उनको भी संकट है, आर्थिक संकट भी है, डॉक्टर का संकट भी है, और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं खुद 2-3 डॉक्टरों को बुला के पूछूँगी, जैसे लेज़र के द्वारा भी फेफड़े ठीक किए जा सकते हैं। अभी मैं जाके 2-3 डॉक्टर यहाँ से लेके अपोलो तक बात करूँगी कि ठीक हो सकते हैं कि नहीं। तो अभी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, जिनकी बहुत फेफड़ों की हालत 90% 80% ख़राब है, वो रिकवर हो सकते हैं या नहीं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सफलतापूर्ण कार्यकाल के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने लाल कुआं के अंबेडकर पार्क में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक युवाओं ने ब्लड डोनेट भी किया है। शिविर का शुभारंभ क्षेत्र विधायक नवीन दुमका, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट और वरिष्ठ भाजपा नेता पवन चौहान ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के विधायक नवीन दुमका का कहना है कि भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने संपूर्ण भाव से आज रक्तदान शिविर लगाया है, जो कि इस परिस्थिति में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही इससे युवाओं को प्रेरणा लेते हुए आगे आकर रक्तदान जैसे महादान में भाग लेना चाहिए। तो उत्तराखंड के लाल कुआं में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। 1 दर्जन से अधिक युवाओं ने ब्लड डोनेट भी किया, रक्तदान किया है। शिविर का शुभारंभ क्षेत्र विधायक नवीन दुमका, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट और वरिष्ठ भाजपा के नेता पवन चौहान ने दीप प्रज्वलित करके किया है। लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के विधायक नवीन दुमका का कहना है कि भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने संपन्न भाव से आज रक्तदान शिविर लगाया है, और इस परिस्थिति में ये जो शिविर है वो मील का पत्थर साबित हो सकता है। इससे युवाओं को प्रेरणा भी मिलेगी, और युवाओं को प्रेरणा लेते हुए आगे आकर रक्तदान जैसे महादान में भाग लेना चाहिए। पूरे देश में और अपने प्रदेश में केंद्र सरकार के नए कार्यकाल के 2 वर्ष और 7 वर्ष पूर्ण होने पर रक्तदान शिविरों का आयोजित हो रहा है। कोविड की महामारी चल रही है, उसमें बैंकों में ब्लड की कमी ना हो और किसी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो। हमने पिछले कोविड काल में भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाए थे, और 30 तारीख को, क्योंकि 2 वर्ष और 7 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इसलिए 28, 29, 30 को युवा मोर्चा के द्वारा जगह जगह स्थानों पर रामनगर, नैनीताल, लाल कुआं, हल्द्वानी, अनेकों स्थानों पर ब्लड डोनेशन के कार्य किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा के अवसर के रूप में जनसेवा करने के रूप में दिया है। आज इसी में जो इस समय रक्तदान महादान हम करते हैं, उसका शिविर भारतीय जनता युवा मोर्चा जो पार्टी की सेंट्रल विंग है, उसको हम सौंपा गया है, और विशेषकर युवा लोग देते हैं। यद्यपि यहाँ पर हम जितने सीनियर लोग हैं, हम 10-10, 15-15 बार अपने समय में दे चुके हैं, लेकिन अभी युवाओं का नंबर है और अभी शुरुआती हुई है। मैं सोचता हूँ कि संख्या अच्छी खासी पहुँचेगी और रक्तदान से हम लोगों का जीवन बचाने में सफल होंगे। तो खबर भगवानपुर से, जहां स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर काम करने का फैसला किया है, जिसमें स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी का कहना है कि हमारी 9 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार द्वारा लगातार उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसको लेकर ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन द्वारा एसडीएम को ज्ञापन देकर मांगों को अविलंब पूरा करने की भी चेतावनी दी गई। तो भगवानपुर में स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर काम पर जाने का फैसला किया था। काला फीता बांधकर संविदा कर्मचारी काम पर पहुंचे। स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी का कहना है कि जो उनकी 9 सूत्रीय मांगे हैं वो राज्य सरकार नहीं मांग रही है, और उनकी मांगों को
नज़रअंदाज किया जा रहा है और इसी के चलते ही आज वो काला फीता बांधकर काम करने को मजबूर हैं। हालांकि इन मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है और ज्ञापन देकर मांगों को अविलंब पूरा करने की चेतावनी भी दी है। हमारा जो सरकार शोषण कर रही है, एक मनरेगा मजदूर की भी जो सैलरी तनख्वाह होती है, जो मेहनत खाना मिलता है, उससे भी कम पैसा हमें दिया जाता है और हम तन मन धन से रात दिन कोविड में लगे हुए हैं। कोई पता नहीं है कि कब किसकी जान चले जाए। सरकार शासन प्रशासन कहता है कि जब तक आप पॉजिटिव नहीं हो तब तक यहाँ रहो और अगर आप पॉजिटिव हो जाओ तो घर चले जाओ। हम क्या करें, किसके साथ लड़ें? न तो सरकार हमारी सुध लेती है। सर कई बार हमने आंदोलन किया, हर बार कभी कांग्रेस की सरकार आती है तो कहती है कि बीजेपी वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, बीजेपी वाले आते हैं, कांग्रेस वाले। हम किस सरकार के पास जाएं? हर बार हर सरकार हमें लॉलीपॉप दे के चले जाती है। एमएचएम संगठन के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी इनके द्वारा एक 9 सूत्रीय ज्ञापन हमें सौंपा गया है, जिसके माध्यम से इन्होंने सरकार से मांग की है। निश्चित रूप से ये संविदा कर्मचारी अपनी पूरी मेहनत से दिन रात जनता की सेवा करते हैं और सरकार के स्वास्थ्य के विभाग के हर कार्यक्रम में अपनी पूरी भागीदारी करते हैं, लेकिन इनकी भी अपनी कुछ समस्याएं हैं। इस समय कोविड जैसी महामारी से हम जब जूझ रहे हैं, पूरा देश और पूरा विश्व इस महामारी से लगातार लड़ रहा है, इस समय भी इनका कार्य सराहनीय रहा है। तो इनकी जो प्रमुख मांगे हैं उन्हें मुख्यमंत्री जी के सामने रखा जाएगा और निश्चित रूप से इनकी मांगों के लिए हम बात करेंगे। स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन ये ब्लॉक स्तर के भगवानपुर का है, इनके द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया उप जिलाधिकारी महोदय के नाम। और क्योंकि इन्होंने इनकी इकाई जो है भगवानपुर ब्लॉक के स्तर पर है, तो इन्होंने उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, जो कि 9 सूत्रीय इनकी मांगे हैं उनके संबंध में। इनकी मांगे जो है प्रथम दृष्टया शासन से संबंधित हैं अधिकतर, और वहीं से इनका निराकरण होना है। तो इनके ज्ञापन को जो है हम जिलाधिकारी महोदय के सम्मुख जो है इसको भिजवा दिया जाएगा और वहाँ से जो है जो भी समस्याएं इनकी होंगी शासन स्तर की, तो वहाँ भेज दिया जाएगा ज्ञापन को। तो कोरोना महामारी को लेकर आज भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने अपने आवास पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि भगवानपुर तहसील के अंतर्गत पड़ने वाले सभी ग्रामीणों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनके द्वारा पिछली 7 मई से ही भगवानपुर सीएससी में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य सचिव से पत्राचार और फोन के माध्यम से आवेदन किया गया था, जिसको लेकर सरकार द्वारा मंजूरी अब दे दी गई है, जिससे ये काम 15 दिन के अंदर ही चालू हो जाएगा। हाँ, बड़ा ब्लॉक है, ग्रामीण जनता को समस्या का सामना करना पड़ा, जिसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की भी मारामारी रही, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं। इस समय भी अगर हमने स्वास्थ्य सेवाओं की बात की तो ऑक्सीजन प्लांट के लिए हमने उद्योग कर्मियों से मिलकर के वार्ता की और उसके लिए मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। जब मैं खुद संक्रमित थी उस समय मुख्यमंत्री से मैंने दूरभाष पर वार्ता की और वार्ता करने के बाद मुख्यमंत्री से परमिशन ली। तो हरिद्वार आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिनारपुर फूटा कुआं गांव में छापेमार कार्रवाई की। आपको बता दें कि आबकारी विभाग की टीम ने आरोपियों के ठिकाने से 6 ड्रमों में लगभग 2000 किलो लहन और शराब बनाने के कई उपकरण भी बरामद किए। लहन और उपकरणों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। ताज़ा मामला हरिद्वार के सदेवपुर का देखने को मिला है, जहां मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने छापेमारी कार्रवाई कर शराब बनाने के अड्डे पर कच्चा लहन बरामद किया। बरामद लहन और शराब बनाने के उपकरणों को भी आबकारी विभाग के द्वारा नष्ट कर दिया गया। तो खबर कालाडूंगी से, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा क्षेत्र में लगातार सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। इस दौरान भाजपा नेता मनोज पाठक का कहना है कि लोगों से दूरी बनाकर रखें और जब तक अति आवश्यक काम नहीं हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जा रहे निर्देशों का पालन करने की भी उन्होंने अपील की। ये यहाँ पर बीटीसी मेंबर हमारे मेहरा जी के उसमें गौरव मेहरा जी से और सामान्य हमारे पाठक जी के उसे जो कोरोना के उसमें
उसको उसमें फाइट कर रहे हो। आज हमें निश्चित रूप से अभी सफलता मिलेगी, क्योंकि घर घर जैसे सैनिटाइजर किया जा रहा है, बड़े अच्छे तन मन धन से सैनिटाइजर किया जा रहा है हर घर में, हर उस मोहल्ले में। यही हमारी उनके साथ अच्छी हुआ है कि कोरोना से हम जल्दी जीत पाएंगे, कोरोना को अवश्य हराएंगे। कोविड-19 के समय पर हमारी पूरी टीम जिस तरह से सैनिटाइजेशन का काम कर रही है वो श्रेष्ठ है। मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के वासियों का, रोहित जी का, हमारे श्रीमान बालम जी का, हरीश पांडे जी का, ध्यानदा का और गौरव जी का, क्योंकि गौरव जी यहाँ के हमारे सम्मानित बीडीसी के मेंबर भी हैं, सब लोगों का, और पूर्व में हमारी प्रधान रही यहाँ पर, इन सब का बहुत बहुत आभार है। तो रुड़को की गंगहर कोतवाली पुलिस ने चोरी की 6 मोटरसाइकिल के साथ अंतर्राज्य गिरोह के 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। साथ ही चोरी में शामिल आरोपियों पर विभिन्न थानों में मुकदमा भी दर्ज है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात परमिंदर सिंह जोभाल ने कहा है कि लगातार हो रही वाहनों की चोरी पर लगाम कसने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया था। 27 मई को टीम को सूचना मिली थी कि मोटरसाइकिल चोरी करने वाले कुछ आरोपी कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव स्थित एक खंडहर में चोरी की मोटरसाइकिलों को खुर्द-बुर्द करने की फिराक में है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने दबिश देकर 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। नहर रुड़की थाना क्षेत्र के आसपास जो गाड़ियाँ लगातार बाइक चोरी हो रही थी, जिसमें सीओ रुड़की द्वारा इसमें संज्ञान लिया गया था और उनके द्वारा एक टीम जिसमें गठित की गई थी, जिसमें गंगनहर इंस्पेक्टर और उसके नेतृत्व में एक टीम ने कल 3 लड़के इब्राहिमपुर के आसपास से पकड़े थे, जिसमें से हम लोगों की ज़्यादातर पूछताछ की गई, जिसमें हमें 6 गाड़ियाँ रिकवर हुई है, जिसमें 3 हमारे थाना से जो क्षेत्र की हैं उसकी हैं और बाकी 3 बाहर की हैं। इसमें हमें और कुछ लोगों के बारे में पता लगा है, कुछ गाड़ियाँ उन्होंने बाहर बेची हैं, कुछ लोग और शामिल हैं। जल्दी इसमें कुछ और भी गिरफ्तारियाँ और कुछ और रिकवरी होने की संभावना है। इनके ये तीनों अभियुक्त जो है इसमें 2 सहारनपुर के हैं और एक अभियुक्त जो है भगवानपुर क्षेत्र का रहने वाला है। पुराने भी इन पर जो आपराधिक इतिहास इनका रहा है। जल्दी इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी हम लोग द्वारा की जाएगी और एसएसपी साहब द्वारा 2500 रुपये नकदी वसूला की गई। तो खबर टिहरी से, जहां जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने जिला चिकित्सालय बोराड़ी पहुंचकर चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया है, जिसमें उन्होंने आपातकालीन वार्ड, ओपीडी, दवा वितरण कक्ष, आईसीयू कक्ष, नवजात शिशु वार्ड सहित ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। तो टिहरी के अंदर जिला अधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव के द्वारा चिकित्सालयों का औचक निरीक्षण किया है। ये जो पूरी तस्वीर है वो टिहरी से, पूरी घटनाक्रम टिहरी से। आज के डेट में महीने में 25 कम से कम हो रहे हैं, बाकी डिलीवरी केसेस तो हो ही रहे हैं। आईसीयू यहाँ पर ऑपरेशनल हो चुका है, अभी भी 3 पेशेंट्स वहाँ भर्ती थे। तो इस प्रकार से ओटी में भी मैंने देखा कि सुविधाएं बढ़ी हैं और साफ़ सफाई पहले से मुकाबले में भी ये बेटर हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैं देखी हूँ कि इसको काफ़ी सुधार आया है पिछले कुछ समय में। तो अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, लेकिन अभी हम लोगों के और भी ज़्यादा इसमें रेफरल केसेस वगैरह में हमने ये इनको निर्देश दिए कि सीएमएस के ही अनुमोदन के उपरांत होंगे। तो इस प्रकार से जो और बहुत ज़रूरी है, ऐसे भी ये लोग मतलब रेफरल्स में बहुत कमी आई है, वो भी आंकड़े हम आपसे शेयर कर रहे थे, लेकिन इसमें और भी कमी लाने के लिए बहुत प्रयास किए गए। तो टिहरी में ग्रामीणों की शिकायत पर एक गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। बता दें आपको कि कुर्ण गांव में पेयजल और खाद्य सामग्री की व्यवस्था नहीं है। पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने गांव पहुंचकर दूरभाष पर जिलाधिकारी को समझाया और बताया कि जिसके बाद डीएम ने तत्काल समाधान की बात भी कही। वहीं बताते चले कि विधानसभा नरेंद्रनगर और विकासखंड देवप्रयाग की पट्टी भरपूर में गांव कुर्ण में 39 पॉजिटिव कोरोना मरीजों के मिलने से क्षेत्र में भी हड़कंप मच गया। क्षेत्र में लोग महामारी से डरे और सहमे हैं। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी ईवा श्रीवास्तव ने गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया और गांव आने जाने के लिए सारे रास्तों को सील भी कर दिया गया। कोरोना के 39 मरीज निकले हैं पॉजिटिव और यहाँ पर जो है या इस गांव को क्वारंटीन में वो कर दिया है, सील कर दिया है गांव को। इसलिए गांव के लोग यहाँ पानी के लिए भी तड़प रहे हैं। कोई डीएम ने, कोई तहसीलदार ने यहाँ पे कोई वो नहीं किया, एक बार भी कोई झांकने के लिए नहीं आया इस गांव में। पटवारी भी नहीं आया, कोई नहीं आया इस गांव में। और यहाँ पूरा जो है गांव सील पड़ा हुआ है,
तो लोग राशन पानी के लिए, और एक तो यहाँ पानी भी नहीं आता, पानी के लिए भी लोग बाहर नहीं निकल जा सकते, यहाँ से कहीं जा नहीं सकते, तो बहुत समस्या हो रही है। शासन न प्रशासन द्वारा न कोई अधिकारी यहाँ आया है, ना ये कोई हमारे क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय कोई भी संबंधित अधिकारी यहाँ पर अभी मौजूद नहीं हुई है। यहाँ पर पानी की समस्या है। मेरे यहाँ जो स्रोत का पानी है, जनता उसी पर निर्भर है। कभी कभी जल संस्थान द्वारा टैंकर द्वारा यहाँ पानी भेजा जाता है हफ्ते में, वो भी एक दिन, जो कि पूरी ग्राम सभा को वितरित नहीं किया जा सकता है। और यहाँ राशन की बड़ी किल्लत हो रही, दिक्कत हो रही। गांव वाले बाहर जा नहीं सकते हैं और ना बाहर वाला कोई यहाँ गांव में आ सकता है। इसमें शासन ने प्रतिबंध लगा रखा है। उस स्रोत में एक साथ इकट्ठे होकर जो है उनको पानी भरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहाँ पे 1500 से 1800 की आबादी वाला ये ग्राम सभा कुर्न है, जिसको हमने तत्काल उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु तो हमने जिलाधिकारी टिहरी से बात की और जिलाधिकारी ने कहा कि मैं तत्काल जो है इस मामले को दिखवाती हूँ और इनकी जो समस्या पानी की उसको तत्काल उसको ठीक कराने हेतु मैं संबंधित विभाग को जो है आदेशित करूंगी। तो सीमंत जिले के उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी से 2 किलोमीटर सूबनगर के पास बड़े बड़े बोल्डर आने से हाईवे रात में बंद हो गया था, जिसके चलते सुबह से ही ग्रामीण मार्ग में फंस गए थे। यहां तक कि सेना के वाहन भी बड़ी संख्या में हाईवे पर फंसे पड़े थे। सुबह जब बीआरडीओ की मशीन आने का इंतजार किया गया और उसके बाद ही बड़े बड़े बोल्डर आने के कारण मार्ग खुलने में समय लग सकता है। बताया जा रहा है कि सड़क का एक हिस्सा भी धंस गया है। तो खबर हरिद्वार से, जहां 2022 में होने वाले विधानसभा को लेकर अभी से तैयारी शुरू हो गई है, जिसको लेकर भाजपा नेता संजय चोपड़ा ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा नियुक्त दर्जाधारियों को वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा हटा दिया गया था और काफी समय बीत जाने के बाद अभी तक उत्तराखंड सरकार में कोई कॉपरेशन समिति और परिषद जैसी नियुक्तियां नहीं हो पाई है, जिसको लेकर ही भाजपा हाईकमान राज्य सरकार में बंद पड़ी समितियों के पदों को नई नियुक्ति के साथ शुरुआत करने की मांग कर रहे हैं। नियुक्ति के लिए बार बार जो है हाईकमान उत्तराखंड आगमन कर रहा है और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आने वाला जो 2022 का विधानसभा का चुनाव है उसके लिए अभी से ही रोड मैप तैयार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री जी यहाँ पर आए हैं, तो कुछ ना कुछ मैं समझता हूं कि कार्यकर्ताओं को नई सौगात मिलनी चाहिए। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।